सभी को प्रणाम। अन्यानि शास्त्राणि विनोदमात्रं प्राप्तेषु कालेषु न तैश्च किञ्चित् चिकित्सितज्योतिषमन्त्रवादाः पदे पदे प्रत्ययमावहन्ति। इस श्लोक का सार यह है कि अन्य सभी शास्त्र तो केवल मनोरंजन के लिए यानी बुद्धि विलास के लिए है, लेकिन चिकित्सा, ज्योतिष और मंत्र विद्या ये तीन ऐसे शास्त्र है जो संकट के समय यानी प्राप्तिषु कालेषु कदम कदम पर अपना प्रमाण यानी प्रत्यय देते हैं। हरिओम। 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 कोई भी अ, अच्छा शुभ काम आरंभ करने के पहले भगवान को नमन करना आवश्यक होता है। वैसे आयुर्वेद के विषय का आरंभ कर रहे हैं तो भगवान धन्वंतरी को भी प्रणाम करके हम अपना प्रारंभ करेंगे। आज का सत्र केवल प्रस्तावना का होगा और प्रस्तावना के बाद अगर थोड़ा समय बचता है तो हम विषय में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले हमें थोड़ा विचार यह करना होगा कि हम क्या सीखने आए हैं और ये क्यों सीखने आए हैं। क्योंकि अपनी उम्र की एक ऐसी स्थिति आती है, उस उम्र की स्थिति पर जो भी लोग हमें मिलते हैं तो वो हमें उस समय पर ये नहीं पूछेंगे कि आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपके बंगले कितने हैं, आपकी गाड़ियां कितनी हैं, आपका शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कितना है, आपकी कमाई कितनी है, आपके फ्लैट कितने हैं, ये कोई नहीं पूछेगा। उस उम्र की स्थिति में केवल एक ही प्रश्न पूछा जाता है, आपकी तबीयत कैसी है। उस समय पर हम क्या जवाब देंगे वो आज हम क्या काम कर रहे हैं, कितना अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दे रहे हैं उस पर निर्भर करता है। भगवान ने अगर हमें पेट दिया ही नहीं होता ना तो कोई भी व्यक्ति पैसे कमाने के लिए कहीं जाता ही नहीं, अपने घर पे बैठे रहते, क्योंकि पेट ही नहीं तो कमाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जिस पेट के लिए या फिर जिस शरीर के लिए हम कमाने के लिए जाते हैं और कमाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उस व्यस्तता में हम जिसके लिए कमा रहे हैं उस पर ही ध्यान नहीं देते हैं और उसे ही कष्ट देते हैं। और उसको कष्ट देने के बाद यानी शरीर को कष्ट देने के बाद शरीर को ठीक रखने के लिए जितना अधिक काम करके हमने जो कमाया है उससे दुगना पैसा हम डॉक्टर्स की लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए खर्चा करते हैं। सामान्यतः जो एवरेज आयुमान कहा जाता है वो 65 वर्षों का बताया जाता है भारत का, जिसमें से 60 वर्ष तो वो काम करता है, 60 वर्ष के बाद सेवानिवृत्ति मिलती है। उस समय पे वो व्यक्ति सोचता है कि उर्वरित जो जीवन है अभी मुझे काम नहीं करना है, मैं मजे में गुजारूंगा। लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी होती है कि वो 60 वर्षों के बाद जब वो सेवानिवृत्त होता है, रिटायर होता है, तो बचे हुए आयुष्य में मजा करने के बदले उस आयुष्य में या तो उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है या फिर डॉक्टर्स को अपने पास बुलाना पड़ता है। ऐसी स्थिति हो जाती है। हमारे पास कितने बंगले हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितना बैंक बैलेंस है, उससे हम हमें स्वास्थ्य कभी नहीं मिलता है। लेकिन शरीर अगर स्वस्थ है तो ये सब कुछ मिलना संभव हो सकता है। अपने सत्र में ये जो सत्र होने वाले हैं ये हर गुरुवार को केवल 30 मिनट के सत्र होंगे और 12-15 सत्र होंगे। तो इस सत्र में हमें इलनेस का कम विचार करना है और वेलनेस का अधिक। इलनेस अर्थात बीमारी और वेलनेस अर्थात स्वास्थ्य। तो अगर हमने स्वास्थ्य ही अगर अच्छा रखा है तो बीमारी हमारे पास आएगी ही नहीं। इसलिए आवश्यक है कि हमारा स्वास्थ्य अगर हम ठीक रखते हैं यानी वेलनेस अगर अच्छा है तो इलनेस हमारे पास आने की संभावना ही नहीं है। यहाँ जो जितने भी सत्र होंगे वो केवल तन की बात यानी शरीर की ही बात नहीं होगी, तो उसके साथ मन की भी बात होगी, उसके साथ बुद्धि की भी बात होगी और थोड़ा बहुत हमारे कर्म के भी बातें यहाँ पर इन सत्रों में हम करेंगे। जैसे वजन बढ़ता है तो क्या करना चाहिए। अभी वजन बढ़ता है तो क्या करना है, इसका एक वाक्य में उत्तर ऐसा दे सकते हैं कि किसका वजन बढ़ा है, अर्थात शरीर का अगर वजन बढ़ता है तो व्यायाम करना चाहिए। मन का अगर वजन बढ़ता है
तो ध्यान करना चाहिए, और धन का अगर वजन बढ़ता है तो दान करना चाहिए। तो ऐसे हम केवल शरीर तक सीमित नहीं रहेंगे, हमें मन, बुद्धि और चित्त पर भी विचार करना है, जिससे हम शरीर से ही नहीं, केवल तो शरीर के साथ मन, बुद्धि और चित्त से भी हम स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, और जितना भी सांसें हमारे नसीब में लिखी हैं वो हम स्वस्थ रीति से जी पाए। ऐसे जो छोटी मोटी जानकारियां हैं वो सारी हम यहाँ पर सीखेंगे। आयुर्वेद में कहा है कि जितनी भी बीमारियां हैं वह सारी साइकोसोमेटिक, यानी हर बीमारी के पीछे मानसिकता होती है। तो वो मानसिकता, जो अपनी मानसिकता में अगर कुछ बीमारियां आती हैं या कोई रोग आता है या फिर मन में कोई शंका आती है, तो उससे शरीर में बीमारियां निर्माण होना स्वाभाविक है। 30 वर्ष पूर्व एक घटित घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुंबई गोवा हाईवे पर रत्नागिरी के पहले एक चिपळूण नाम का शहर है, चिपळूण। 30 वर्ष पूर्व की यह घटित घटना है। अमेरिका में कोंकण प्रांत के रहने वाले कुछ एनआरआई लोग थे जो पैसे से समृद्ध थे। उन्होंने मिलकर तय किया कि हम कोंकण से हैं तो हमें यहाँ अमेरिका में बहुत सारा पैसा कमाया है, तो कोंकण के लोगों के लिए कुछ सेवा कार्य करने का संकल्प में रखकर वो एकत्रित आए, और उन्होंने भारत सरकार से संपर्क किया। भारत सरकार ने भी उनको आमंत्रण दिया। वो 12-15 लोग भारत में आते हैं और भारत में चिपळूण में आते हैं। सरकार की व्यवस्था से उनको चिपळूण के शासकीय विश्राम गृह में रहने की व्यवस्था मिलती है। शाम को 6-6:30 बजे वहां पहुंचे थे। आज से 30 वर्ष पूर्व का चिपळूण अगर आप ध्यान में किसी ने देखा होगा तो बहुत ही अधिक डेवलपमेंट ऐसी नहीं थी। होटल और ढाबा वगैरह इतने अधिक नहीं थे, रास्ता भी छोटा था। तो वो 6-6:30 बजे पहुंचे वहां पर शासकीय विश्राम गृह में, गवर्नमेंट रेस्ट हाउस में। हाथ पैर वगैरह धो के बैठे, तो भूख लगी है, क्या करेंगे। तो जो दो लोग थे उस क्षेत्र से थोड़े परिचित थे, उनको कहा कि आप जरा देखो, भोजन की व्यवस्था करो। दो लोग बाहर आते हैं और हाईवे पर दोनों तरफ मुड़कर देखते हैं तो पास में कोई ऐसी अच्छी होटल दिखती नहीं है। परंतु रास्ता क्रॉस करने के बाद सामने की तरफ एक छोटी झोपड़ी जैसा कुछ ढाबा था। तो इन्होंने रास्ता क्रॉस किया, सामने गए, उस ढाबे वाले के पास गए, तो ढाबे वाले का चित्र देखा तो वो झोपड़ी जैसा ही था, परंतु वहां पर बहुत सारी मक्खियां भिनभिना रही थी। उस जो जहां पर भोजन पकता था वहां कुछ कॉकरोच घूम रहे थे। नीचे एक कुत्ता बैठा था जिसके पीठ में घाव हुआ था, उस घाव के ऊपर भी कुछ मक्खियां भिनभिना रही थी। ऐसा सब चित्र देखकर उनको तो, अमेरिका से आए थे तो उनको ये बहुत ही गंदा लगा। तो उन्होंने उस ढाबे वाले से पूछा कि अच्छा 5 स्टार भोजन करने के लिए होटल कहाँ मिलेगा। तो वो ढाबे वाले ने कहा कि करीब 300 किलोमीटर उत्तर की तरफ मुंबई में मिलेगा और 300 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गोवा में मिलेगा। बीच में कोई 5 स्टार होटल तो है नहीं, आप क्या काम है। तो उन्होंने कहा कि हम 12-15 लोग हैं, हमको भूख लगी है, भोजन चाहिए। तो ढाबे वाला कहता है मैं बना के देता हूँ। लेकिन वहां के कॉकरोच और मक्खियां और वो कुत्ता देखकर इनकी मानसिकता तो पहले से ही खराब थी। इसमें से उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, यह सब गंदगी है, ऐसा भोजन हम नहीं कर सकते हैं। ढाबे वाला कहता कि आप चिंता मत करिए, ये पूरा मैं स्वच्छ कर देता हूँ। और सामने ही उसने वो भोजन पकाने का ओटा जो था उसके ऊपर पानी वानी फेर के एकदम कपड़े से साफ कर दिया, और जो कुत्ता था उसको भी थोड़ा सा भगा दिया। देखो एकदम स्वच्छ हो गया है, आप चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छा भोजन बना के देता हूँ। कितने लोग हैं, तो इतने 12-15 लोग हैं। तो बोले आप चिंता मत करिए, आप जाइए, मैं 1 घंटे भर में भोजन लेके आता हूँ। ये दोनों भी वापस से गवर्नमेंट रेस्ट हाउस में आ गए और बाकी के लोगों को वहां घटित जो भी था वो सब बताया कि ऐसे ऐसे कॉकरोच थे, मक्खियां थी, लेकिन उसने सब साफ कर दिया है, वो हमारे लिए भोजन लेकर आ रहा है। 1 घंटे के बाद वो टिफिन लेकर ढाबे वाला आता है, तो साथ में वही कुत्ता भी साथ में था। तो सब लोग देखते हैं और वो दोनों को पूछते हैं कि यही कुत्ता है क्या। हाँ हाँ, यही कुत्ता बैठा था। तो वो भोजन रखा, पेट में भूख तो लगी है लेकिन किसी की खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि जो वर्णन किया था ढाबे का वो सोचकर सब लोग चिंतित थे कि ऐसा खाना खाएंगे तो हमें कोई बीमारी हो जाएगी।
लेकिन भूख लगी है, करेंगे क्या? तो एक व्यक्ति ने रास्ता निकाला कि एक काम करते हैं कि सारे डब्बे से थोड़ा थोड़ा भोजन उस कुत्ते को खिलाते हैं। कुत्ते को अगर कुछ नहीं हुआ तो हम समझेंगे कि ये भोजन अच्छा है, हम खा सकते हैं। ऐसा सोचकर सभी डब्बे में से थोड़ा थोड़ा भोजन निकालकर उस कुत्ते को खिलाया। कुत्ते ने भी बहुत ही प्रेम से खाया। 10-15 मिनट हुए, कुत्ते को कुछ नहीं हुआ तो सब लोग राजी हो गए, फटाफट डब्बे खोले और खाना आरंभ कर लिया। भोजन कर लिया और सो गए। दूसरे दिन सुबह उठने के बाद सब लोग एक दूसरे को बोल रहे थे कि रात का भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था, बहुत अच्छा लगा, पेट भर गया और नींद भी अच्छी आई। वही दो लोगों को फिर से कहा कि आप जाओ उस ढाबे वाले के पास और अभी के लिए चाय नाश्ते की कुछ व्यवस्था करो। वही दो लोग ऑर्डर देने के लिए रास्ता क्रॉस करके उस ढाबे वाले के पास गए और कहा कि आपका भोजन बहुत बढ़िया है, सबको पसंद आया। हम तो सोच रहे हैं कि अमेरिका वापस जाते समय आपको लेके जाएंगे और अमेरिका में ये कोंकणी भोजन का वहां ढाबा चालू करेंगे। तो ढाबे वाला कहता है कि वो बाद में सोचेंगे, अभी क्या चाहिए? तो बोले अभी सबके लिए चाय नाश्ता बनाओ। ठीक है, मैं चाय नाश्ता लेके आता हूँ। ऐसा बोलकर वो दोनों वापस जाने के लिए मुड़े, इतने में एक आदमी को विचार आया कि वो कल का कुत्ता दिख नहीं रहा है। तो उसने वो ढाबे वाले को पूछा कि वो कुत्ता कहाँ गया? तो ढाबे वाले ने कहा कि कुत्ता कल रात को मर गया। जैसे ही सुना कि कुत्ता रात को मर गया तो वो दोनों के भी प्राण गछिल हो गए और वो कैसे जैसे तैसे रास्ता क्रॉस करके वो रेस्ट हाउस में पहुंचे और सबको बताया कि वो कुत्ता जिसको हमने कल भोजन दिया था वो रात को मर गया। ऐसा सुनते ही सभी लोग जो है वो अलग अलग बीमारी से ग्रस्त हो गए। किसी के सर में दर्द होने लगा, किसी को उल्टी होने लगी, किसी को लूज मोशन होने लगे, किसी को चक्कर आने लगे। तुरंत किसी ने भागते हुए डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आए, डॉक्टर सबको देख रहे हैं लेकिन सबकी तबीयत अलग अलग तरीके से बीमार थी। तो डॉक्टर ने पूछा हुआ क्या है? तो किसी एक व्यक्ति ने कहा कि ऐसे ऐसे कल भोजन लाए थे, थोड़ा सा कुत्ते को खिलाया और हम खा के सो गए, सुबह वो कुत्ता मर गया है और अभी हम बीमार हैं। तो डॉक्टर कहता है पहले वो कुत्ते को देखना पड़ेगा, कुत्ता कहाँ है मरा हुआ? तो वही दो लोग जो ऑर्डर देने गए थे उनको कहा कि आप चलो, हमको डॉक्टर ने कहा कि आप चलो, मुझे वो दिखाओ कुत्ता। तो वो दोनों कहते कि हमें शक्ति नहीं है, हम खड़े नहीं रह सकते, हमें चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि मैं कुत्ते को देखे बगैर आपका इलाज कैसे करूंगा? तो एक व्यक्ति कहता है कि डॉक्टर साहब आप मेरा हाथ पकड़ के लेके जाएंगे तो मैं चलता हूँ। तो दोनों में से एक व्यक्ति का डॉक्टर ने हाथ पकड़ा कंधे से और उसको लगभग घसीटते हुए उस रोड क्रॉस करके ढाबे वाले के पास लेके गए और ढाबे वाले को पूछा कि वो कुत्ता कहाँ है? तो ढाबे वाले ने कहा कि बताया ना कल रात को मर गया वो। तो डॉक्टर कहते ठीक है मर गया, लेकिन उसकी डेड बॉडी कहाँ है, दिखाओ। वो देखे बगैर मैं इनका इलाज नहीं कर सकता हूँ। तो वो ढाबे वाला कहता है कि यहाँ रोड पे होगी कोई, कल रात को रोड क्रॉस करते समय ट्रक वाले ने उड़ा दिया उसको। तो ये सुनकर जो साथ में आया था, डॉक्टर के साथ में आदमी आया था, वो डॉक्टर को कहता है डॉक्टर साहब हाथ छोड़िए मेरा। और वो ढाबे वाले को पूछता है ये भोजन करके कुत्ता नहीं मरा था क्या? बोले नहीं नहीं, वो ट्रक के नीचे मरा था। और वो भागता हुआ फिर से वो रेस्ट हाउस में आके सबको कहता है कि कुत्ता भोजन खा के नहीं मरा था, ट्रक के नीचे आके मरा था। इतना सुनते ही सभी लोगों की बीमारियां जो थी वो सारी भाग गई, सब स्वस्थ हो गए। अर्थात जो भी बीमारी आती है वो मन में पहले आती है, उसके बाद वो शरीर में दिखती है। एलोपैथी में ये साइकोसोमेटिक बीमारियां होती हैं, ये अभी 15-20 वर्ष पहले ही शोध लगा है। लेकिन आयुर्वेद में तो प्रारंभ से ही कहा जाता है कि कोई भी बीमारी पहले मन में आरंभ होती है, उसके बाद शरीर में दिखती है। जैसे शरीर में किसी की गांठें आती है ना, तो आयुर्वेद में जो श्लोक है उसका अर्थ ऐसा होता है कि कोई किसी विषय के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में मन में अगर गांठ है, उस गांठ को अगर खोला नहीं गया है तो वो शरीर में गांठ बन के आएगी। मन की गांठ वही शरीर में निकलती है। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना आवश्यक है? सबसे पहला काम करना है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो भी स्वास्थ्य के बारे में नियम बताए जाते हैं या उपाय बताए जाते हैं उससे हमें दो हाथ दूर रहना है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो बताया जाता है वो हमें नहीं देखना है, वो हमारे लिए नहीं है। तो शुद्ध आयुर्वेद में जो जो नियम बताए हैं, जिसमें दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, किस महीने में किस ऋतु में क्या खाना क्या नहीं खाना, कितना खाना, कैसे खाना, कैसे जीवन यापन करना, ये सारे जो नियम हैं, ये नियम जो बताए जाएंगे
उस नियम के हिसाब से अगर हम अपना जीवन जीते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। कई सारे लोगों ने कुछ प्रश्न भी पूछे थे, जैसे कहा था कि आपके जो सत्र होंगे, ये सत्र हम सुनने के बाद क्या हम कितनी देर में, कितने महीनों में, कितने वर्ष में हम स्वस्थ हो जाएंगे। देखो कैसा है कि भूख लगने के पर हम किसी होटल में जाते हैं और वहां पर मेनू कार्ड है, तो मेनू कार्ड पढ़ने से हमारी भूख शांत नहीं होती है। या फिर वेटर को पूछते हैं कि गरम क्या है, तो वेटर भी बहुत सारी लंबी सूची हमें सुना देता है। तो वो सारे पदार्थों के नाम सुनने पर भी हमारी भूख शांत नहीं होती है, हमारा पेट नहीं भरता है। पेट कब भरेगा? वह जो व्यंजन है, वो जो पदार्थ है, वो हम जब खाते हैं तभी पेट भरता है। वैसे ही हमें स्वस्थ रहने के लिए किसी के प्रवचन या कोई ग्रंथ पढ़ लिया तो हम स्वस्थ नहीं होते हैं। वह हमें जीवन में उतारना होता है। हम कितना जीवन में उतारेंगे उस पर निर्भर करता है कि हम कितने और कब तक स्वस्थ बन जाते हैं। अच्छी बात जो भी होती है उसे थोड़ा समय तो लगता ही है। जैसे मान लो मैंने सोच लिया कि मेरी तबीयत जो है वो मुझे बहुत धुष्ट पुष्ट और पहलवान जैसी बनानी है, मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सुबह एक गिलास दूध, दोपहर को एक गिलास दूध, शाम को एक गिलास दूध, कुछ सूखा मेवा खाना है या फिर जो प्रोटीन खाना है, ऐसे बहुत सारे करना है और बहुत सारी मुझे कसरत करनी है, व्यायाम करना है, ये मैं आरंभ कर दूंगा। मान लो मैंने सुबह आज से आरंभ किया है, वर्ष प्रतिपदा है, सुबह एक गिलास दूध पी लिया, दोपहर को पी लिया, कुछ ड्राई फ्रूट्स खा लिए और 2-3 घंटा मैंने व्यायाम कर लिया और आईने के सामने खड़ा हो जाऊंगा और ऐसे बाहु चढ़ा कर देखूंगा, तो क्या मेरे प्रकृति में तुरंत फर्क दिखाई देगा एक दिन में? कभी नहीं दिखाई देगा। वो वो कब 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 दिखाई देगा? तो ऐसे में 6-8 महीने, वर्ष, 2-3 वर्ष, 5-6 वर्ष ऐसे सतत करता रहूंगा, तब कहीं मेरे शरीर में ऐसा पॉजिटिव बदलाव मुझे देखने मिलेगा। ये अच्छी बातों के लिए सातत्य चाहिए और समय भी देना पड़ता है। लेकिन जो बुरी बातें होती हैं, जैसे मैंने कहा कि एक गिलास दूध का परिणाम तुरंत नहीं दिखता है, लेकिन एक गिलास शराब पी ली तो उसका परिणाम तो तुरंत दिखेगा। जो बुरी बातें होती हैं उसका परिणाम तुरंत आता है। अच्छी बातों के लिए समय देना पड़ता है और सातत्य भी रखना पड़ता है। तो ये जो 12-15 सत्र यहाँ पर होने वाले हैं, तो एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि यहाँ पर पूरा आयुर्वेद सिखाया जाएगा? नहीं, 12-15 सत्रों में तो पूरा आयुर्वेद कभी संभव भी नहीं है। कोई सीख भी नहीं सकता है और मैं सिखा भी नहीं सकता हूँ। आज तक कई लोगों को आयुर्वेद के बारे में बातें तो बताई है, लेकिन ऐसा ऑनलाइन सत्र लेने का मेरा अनुभव ये पहला है। पहली बार मैं ये ऑनलाइन सत्र ले रहा हूँ। काफी सारे मेरे जो मित्र गण हैं उनका आग्रह था कि आयुर्वेद के बारे में बेसिक जानकारी मिलनी चाहिए, इसलिए मैंने ये अ, प्रयत्न किया है कि सिखा के देखते हैं। पूरा आयुर्वेद अगर सीखना है तो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा, बीएएमएस के लिए एडमिशन लेना पड़ेगा। यह जो आयुर्वेद कॉलेज में जो आयुर्वेद सिखाया जाता है, वह शुद्ध आयुर्वेद है कि नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और उसके एडमिशन के लिए जो क्राइटेरिया रखा है, वो क्राइटेरिया देखते हैं तो 12वीं साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मैथ्स, ये सारे विषय होते हैं। एलोपैथी में सीखने के लिए ये सारे विषय अनिवार्य हो सकते हैं, परंतु आयुर्वेद के लिए यह विषय अनिवार्य नहीं है। यानी आसान भाषाओं में कहूँ तो किसी लड़के को वेद गुरुकुल में प्रवेश लेना है, तो उसे अगर कहा जाए कि आप कुछ कुरान की आयतें या बाइबल के कुछ श्लोक आप कंठस्थ करके आएंगे, उसकी परीक्षा होगी, उसमें अगर उत्तीर्ण हो गए तो आपको वेद गुरुकुल में प्रवेश मिल जाएगा। ये थोड़ा सा अजीब लगता है। वैसे ही आयुर्वेद का एडमिशन लेना है तो उसके लिए जो आवश्यक है वो संस्कृत व्याकरण है या फिर दर्शन शास्त्र है, उसकी बेसिक जानकारी अगर होती है तो फिर वो आयुर्वेद पढ़ने के लिए योग्य हो सकता है। तो इसलिए अभी जो आयुर्वेद सिखाया जाता है, वो मेरी मान्यता ऐसी है कि वो एलोपैथी की हर्बल थेरेपी है, वो शुद्ध आयुर्वेद दिखता नहीं है। और आज जितने भी बीएएमएस में एडमिशन लेते हैं, उसमें से 90% बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें एमबीबीएस के लिए एडमिशन नहीं मिला है, लेकिन मेडिकल फील्ड में जाना है, तो फिर वो एमबीबीएस में एडमिशन नहीं तो चलो बीएएमएस में ले लेते हैं।
और ऐसे सारे विद्यार्थी बीएमएस करने के बाद भी प्रैक्टिस मात्र वो एलोपैथी की ही करते हैं। यानी प्रैक्टिस एलोपैथी की करनी है, लाइसेंस चाहिए तो एमबीबीएस का, नहीं तो चलेगा बीएमएस का ले लेते हैं। यह जो मानसिकता है, यह मानसिकता के कारण अपना जो आयुर्वेद है वो थोड़ा थोड़ा पीछे रहने लगा है। तो ये चिकित्सालय हमें खोलना है, इसलिए हम नहीं सीख रहे हैं। तो हम स्वयं का, स्वयं के परिवार का, अपने मित्रों का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसलिए हम सीख रहे हैं। और मैं सिखा क्यों रहा हूं? तो ऐसे कहा जाता है कि जो मनुष्य जन्म मिला है वो मुक्ति पाने के लिए होता है, और वो मुक्ति के लिए 3 ऋण जो है उसमें से हमें अरुण होना होता है। वह उसमें से एक ऋण है वो ऋषि ऋण। यानी जिन गुरुओं ने, जिन ऋषियों ने मुझे ये ज्ञान दिया है, तो ये ज्ञान के ऋण में से मुझे अरुण होना या मुक्त होना है, तो मुझे और किसी को ये सिखाना है। ये मैं सिखाता हूँ तो मैं ऋषि ऋण से मुक्त होता हूँ। तो ये सिखाने के पीछे मेरा यही स्वार्थ है। एक सहपाठी ने मुझे पूछा था कि इसकी फीस कितनी होगी, इसका शुल्क कितना होगा। तो देखो, ऐसा है कि भारत के शास्त्रों में बहुत लंबी सूची है, जिसे पवित्र वस्तुओं में गिना जाता है। जैसे जल पवित्र है, दूध पवित्र है, अन्न पवित्र है, पुस्तक पवित्र है, भूमि पवित्र है, तुलसी पवित्र है, गौ माता पवित्र है। वैसे ही ज्ञान भी पवित्र कहा गया है, और जितनी भी पवित्र वस्तुएं होती हैं उसका कभी भी व्यापार नहीं किया जाता, यानी उसको बेचा नहीं जाता है। लेकिन जो लेता है उसे भी वो मुफ्त में नहीं लेना होता है। तो मैं ये जो कर रहा हूँ वो फीस के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई फीस नहीं चाहिए। लेकिन यह विषय आपके माध्यम से जितने अधिक लोगों तक पहुंचे, वही मेरी फीस होगी। लेकिन मुफ्त में नहीं लेना, ये भी अगर बात है, तो जब भी गुरु पूर्णिमा आएगी तब आप जो उचित लगे वो दे सकते हैं। 1 रुपया भी चलेगा और 1 लाख रुपया भी नहीं चलेगा, और कोई नहीं देगा तो वो भी चलेगा। यह कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं है, तो ये कुछ देने के लिए है। तो ये देना, जिससे हमें देने की आदत होगी, तभी हम लोगों को अपने इस बड़े लक्ष्य के साथ हम जोड़ सकते हैं कि ये भारतीय परंपरा जो है, इस भारतीय परंपरा के साथ लोग जुड़े कैसे, तो उसके बारे में जानकारी उनको अधिक मात्रा में होगी, तभी ये संभव होगा। आयुर्वेद का थोड़ा सा इतिहास हम जानते हैं। आयुर्वेद का आरंभ कब हुआ? तो ये आरंभ के लिए आयुर्वेद का कोई आरंभ है नहीं, ये अनादि है। सृष्टि का निर्माण हुआ उस समय, जो ये 4 वेद निर्माण हुए, इस वेदों के माध्यम से ही, यानी अथर्ववेद का ये आयुर्वेद उपवेद माना जाता है। तो ये आरंभ कब हुआ नहीं कह सकते, लेकिन संकलन कैसे हुआ इसका थोड़ा सा हम जानेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए ये इतिहास की आवश्यकता नहीं है। इसके मतलब ये पता नहीं होगा तो चल सकता है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी ऊपर ऊपर की मैं बताना चाहूंगा कि ये ब्रह्मा जी से ब्रह्मांड बना है, और आयुर्वेद जो है वो ब्रह्मा जी से ही आरंभ हुआ है। अथर्ववेद का ये उपवेद है आयुर्वेद। तो ये ब्रह्मा जी से, यह आयुर्वेद जो है वो दक्ष प्रजापति को मिलता है, और दक्ष प्रजापति से ये अश्विनी कुमार, जो देवों के वैद्य माने जाते हैं, अश्विनी कुमार से ये इंद्र के पास आता है, और इंद्र से फिर ये भरद्वाज ऋषि के पास आता है। भरद्वाज ऋषि फिर पुनर्वसु आत्रेय जी को ये ज्ञान देते हैं, और पुनर्वसु आत्रेय जी के 6 शिष्य थे। ये 6 शिष्यों को ये ज्ञान मिलता है। इन 6 शिष्यों में से एक अग्निवेश थे, और अग्निवेश के पास से ये चरक ऋषि के पास आता है। यह एक परंपरा है। वैसे कई सारी परंपराएं हैं जो ब्रह्मा जी से ये ज्ञान जो है वो हमारे देश में कई सारे ऋषियों के माध्यम से समाज जीवन में ये आया था। इस सत्र के आरंभ में जो श्लोक लिया था अभी उमा जी ने, अन्यानि शास्त्राणि विनोद मात्रम प्राप्तिषु कालेषु न तैश्च किंचित चिकित्सक ज्योतिष मंत्र वादाः पदे पदे प्रत्यय मावहंती। यह आर्य चाणक्य जी का श्लोक है, उनके चाणक्य सूत्रों में से एक लिया गया है। इसमें कहा है कि बाकी सारे शास्त्र जितने भी हैं वो केवल बुद्धि विलास के लिए, वो जानकारी के लिए हैं। लेकिन चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और मंत्र विद्या, यह जो 3 हैं, ये 3 ऐसे शास्त्र
हैं जो संकट के समय पर प्राप्तेषु कालेषु, संकट के समय पर कदम कदम पर अपना प्रमाण अर्थात प्रत्यय देते हैं। यानी आप बाकी कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, परंतु चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और मंत्र विद्या यह अनिवार्य रूप से आपको आनी ही चाहिए। तो ये ऐसे समय भी होने आया है, केवल 1 मिनट शेष है। ये आज का ये प्रस्तावना हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले गुरुवार से अपना विषय प्रवेश आरंभ होगा। लेकिन अंत में केवल एक ही बात आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से ऐसे कितने लोग होंगे जो कम से कम 100 सवा 100 वर्ष कोई पुराना मंदिर जिन्होंने देखा है। बहुत सारे मंदिर हैं, दक्षिण भारत में है, या मुंबई में अंबा देवी का भी मंदिर है। ये 100 सवा 100 साल पुराना मंदिर है। ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने ऐसे मंदिर देखे होंगे। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो 100 सवा 100 साल पुराना किला देखा है? जितने भी किले हैं वो 300 वर्ष पुराने हैं। तो वो किला भी कोई भी देखा होगा तो भी वो पुराना है। आप में से ऐसा कोई है क्या कि जिसने 125 वर्ष पुराना हॉस्पिटल देखा है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि ऐसा कोई 125 वर्ष पहले हॉस्पिटल था ही नहीं। लाखों वर्षों से जो ये आयुर्वेद अपने देश में इतना नीचे तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा था कि सभी की दिनचर्या, ऋतुचर्या इतनी परफेक्ट होती थी कि कोई बीमारी ही उनको छूती नहीं थी। इसके लिए कोई हॉस्पिटल की आवश्यकता ही नहीं होती थी। तो ये आयुर्वेद हमें क्यों सीखना है? तो ये अपने देश की जड़ है। तो ये देश की जड़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमें आयुर्वेद सीखना है। अगले सत्र से हम अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखेंगे। जो भी लिखने योग्य आपको लगता है वो उसकी नोट्स हम लिख लेंगे। आवश्यकता पड़ी तो चित्रीकरण हम साझा करेंगे ही समूह पर, लेकिन नोट भी आप लीजिए, ऐसा मेरा आग्रह रहेगा। कल से अपना जो व्हाट्सएप का समूह है वो सभी के लिए खुला कर देंगे, लेकिन केवल और केवल आयुर्वेद या अपने प्रकृति के विषय में कुछ जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाहते हैं तो वही केवल संदेश उस पर आएंगे। अन्य कोई संदेश उस समूह पर नहीं आएगा। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी गुड़ी पाड़वा वगैरह कुछ नहीं आएगा। केवल और केवल इसी विषय के लिए वह समूह है। इसी शर्त पर इसको खुला किया जाएगा कि केवल इसी विषय के ऊपर आप मेरे साथ इस विषय पर उस समूह पे बात कर सकते हैं। 1 मिनट अधिक हो गया है। अभी हम उमा जी अगर हैं तो शांति मंत्र लेकर हम आज का सत्र यहाँ पर समाप्त करेंगे और अगले गुरुवार को फिर से 9:15 बजे हम फिर से यहाँ मिलेंगे। उमा जी शांति मंत्र आरंभ कीजिए। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। धन्यवाद। सभी को हरिओम।